आप लोग से कुछ पेज छुड़वाए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, राइट? रेस्ट एंड मोशन जहाँ तक पढ़ाया हूँ वहाँ तक रिवीजन कर लीजिएगा। एक अलग सेक्शन ही स्टार्ट हुआ था मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है? तो उसको वापस हम लोग कवर करेंगे, बट मैं चाह रहा हूँ कि मॉडर्न आपको 12th के साथ कवर हो जाए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत लाइट टॉपिक था, तो इसमें थ्योरी तो आज लास्ट ही रहेगा और उसके बाद सफिशिएंट मैं प्रॉब्लम करवा दूंगा यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, और उतना प्रॉब्लम करने के बाद और 30 प्रॉब्लम का एक सीट भी डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। तो मुझे नहीं लगा कि उसके बाद आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एटलीस्ट कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, इवन कि जेई मेन लेवल, मतलब मेन लेवल तक नहीं छूटेगा आपसे, ठीक है? और आप फिजिक्स क्लास में जितना प्रॉब्लम डील करता हूँ उतना भी प्रॉब्लम अगर आप कर लेते हैं तो खासकर मेडिकल वाले बच्चों के लिए तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि उसके बाद आपका उससे ऊपर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। मतलब ये बिल्कुल 100%, क्योंकि हर रेंज का प्रॉब्लम मैं ले लेता हूँ जो मुझे लगता है कि आना चाहिए या जो डिफरेंट वे से पूछा गया है। एक कौन सा लेक्चर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का? आप लोग 3rd है? ओके, 4th होना चाहिए मोस्ट लाइकली, राइट? चलिए कोई बात नहीं, लेक्चर बाद में देख लेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे स्टूडेंट? सैचुरेशन करंट ना? हम लोग का टॉपिक चल रहा था स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो सबको समझ में आ गया? फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका पोटेंशियल हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए और किसका पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल पे होना चाहिए? स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए इमीटर शुड बी एट हायर पोटेंशियल और कलेक्टर शुड बी एट लोअर पोटेंशियल। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन जो भी आउट हो वो जा नहीं पाए। और स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफाइंड फॉर ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन्स या इट इज डिफाइंड फॉर फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन। केमैक्स वाला इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग डिराइव करते थे, राइट? तो स्टूडेंट सैचुरेशन करंट का क्या डिफिनेशन था? कुछ डिफाइन किए थे? नहीं डिफाइन किए थे, लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे? ओके, तो यहाँ देखिएगा, इस पे कम से कम तो 20 टाइम्स ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, एक दो बार नहीं, सैचुरेशन करंट पे, और ख़ास कर ग्राफ इस पे आया हुआ है। बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि जितना भी यहाँ पे करंट इजेक्ट होगा, बातों को समझिए, ये मेरा इमीटर का प्लेट है, एक कलेक्टर प्लेट है और ए इमीटर का प्लेट है। और आपको समझाने के लिए मान लेते हैं कि इस लाइट का इंटेंसिटी आई है, ठीक है? और इस लाइट की इंटेंसिटी आई को हम लोग समझाने के लिए यहाँ पे 3 रे ऑफ लाइट दिखा दिया हूँ, तो विजुअलाइज करवाने के लिए। और इस लाइट का खासियत है कि इसका फ्रीक्वेंसी जो भी भेज रहे हैं वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। मतलब दिस लाइट इज कैपेबल फॉर इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, करेक्ट? और ये भी बात आप क्लियर कर चुके हैं
कि इंटेंसिटी का रोल कब इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कब तक इम्पॉर्टेंट नहीं है, जब फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो उस टाइम पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में व्हाट एवर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उसका कोई मतलब रह जाएगा जब फोटो इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट नहीं होगा तो। लेकिन अगर फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हुआ तो उसके लिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पे है। तो फिर उस टाइम पे इंटेंसिटी का क्या रोल रहेगा? सर अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड ज़्यादा चाहिए तो इंटेंसिटी क्या कीजिए, उस ज़्यादा कीजिए। और मान लेते हैं कि 1000 फोटोन पर सेकेंड हम लोग इमीटर पे डाल रहे हैं और उससे 200 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इजेक्ट हो रहा है। अब मुझे 400 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड ज़्यादा चाहिए, क्यों चाहिए? करंट बढ़ाना है, करेक्ट। तब क्या करेंगे? यूनिटरी मेथड, मोटा मोटी 1000 फोटोन से 200 इलेक्ट्रॉन तो 2000 फोटोन से 400 इलेक्ट्रॉन, जस्ट डबल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन का जस्ट डबल हो जाएगा। और सारा इफ ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लोइंग द करंट इन द सर्किट, तो सर करंट भी डबल हो जाएगा, करेक्ट। दैट्स वाई यहाँ से एक बात तो पता चल गया कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? सैचुरेशन करंट। कौन सा करंट? और सैचुरेशन करंट के लिए क्या है कि जितना भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, जितना भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, ऑल इलेक्ट्रॉन को कलेक्टर पे जाना पड़ेगा। इसका मतलब चार्ज का हर पार्टिकल का यूज करना है करंट में, ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन्स का। कब जाएगा भाई? इसका मतलब है कि यहाँ पे जो डिफरेंट फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसका तो डिफरेंट स्पीड है। क्या ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, या डिफरेंट जीरो से के मैक्स, तो यहाँ पे जीरो स्पीड वाला भी तो इलेक्ट्रॉन रहा होगा और सारे इलेक्ट्रॉन को भेजना है। तो वहाँ पे एक लाइन का डिफिनेशन, एनी निगेटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग बाय इटसेल्फ फ्रॉम वेयर टू वेयर, लोअर पोटेंशियल टू। इसका मतलब है कितना बढ़िया ऑब्जेक्टिव निकल के आ गया कि सैचुरेशन करंट के लिए कलेक्टर शुड बी एट हायर पोटेंशियल एंड इमीटर शुड बी एट, क्योंकि अगर इसको हायर पोटेंशियल पे रखेंगे और इसको लोअर पोटेंशियल पे रखेंगे तो जितना भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, इवन जीरो स्पीड वाला भी यहाँ पक्का जाएगा ही जाएगा। सबको क्लियर हो गया इस बात को? तो लिख दिया जाए, इसको कंक्लूड किया जाए। लिखिए, पहला पॉइंट बनाएगा, फॉर सैचुरेशन करंट कलेक्टर शुड बी एट हायर पोटेंशियल and emitter should be at lower potential. Collector should be at higher potential and emitter should be at lower potential, so that all photoelectron must reaches at collector plate, so that all photoelectron must reaches at collector plate and we get maximum current in the circuit, and we get maximum current in the circuit for given intensity of light, so that we get maximum current in the circuit for given intensity of light. उस मैक्सिमम करंट का ही नाम क्या है एवरीवन? बोला कीजिए, सैचुरेशन करंट। ब्रैकेट लिख लीजिएगा, सैचुरेशन करंट, कॉमा, in this condition even zero speed electron, in this condition even zero speed electron will also moving from emitter to collector. In this condition even zero speed electron moving from emitter to collector. क्या मैंने सही बोला एवरीवन?
जिस इलेक्ट्रॉन का स्पीड 0 रहेगा इमीटर पे, वो भी इस कंडीशन, किस कंडीशन पे, जब इमीटर लोअर पोटेंशियल पर रहेगा और कलेक्टर हायर पर रहेगा। करेक्ट। इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रुकने का सवाल नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ पे देखिए, एक बात तो समझ में आ गया, इसका मतलब है कलेक्टर का पोटेंशियल इमीटर से ज़्यादा होगा तो करंट क्या रहेगा सर्किट में, मैक्सिमम रहेगा। इसी का नाम हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेशन करंट। तो मान लेते हैं इफ कंडीशन इज दिस वन, तो अब तो आप श्योर हो गए कि फॉर गिवन इंटेंसिटी ऑफ लाइट करंट मैक्सिमम रहने वाला है। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सैचुरेशन करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आप इस कंडीशन को मेंटेन किए हुए हैं, इस कंडीशन को आपने मेंटेन करके रखा है, तब क्या रिलेशन रहेगा। अब आपको सैचुरेशन करंट का ही वैल्यू बढ़ा देना है। अभी सैचुरेशन करंट है 2 एम्पियर, फॉर इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई, अब आपको चाहिए 4 एम्पियर। देन व्हाट, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट डबल कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन डबल आउट होगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डबल आउट होगा और यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल आप प्लेन इमेजिन करें और करंट का डिफिनेशन पढ़ लें, चार्ज क्रॉसिंग थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, राइट, इट्स कॉल्ड व्हाट, करंट। तो चार्ज यहाँ से डबल क्रॉस करेगा तो करंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और चार्ज डबल क्रॉस करने का मतलब करंट डबल, इलेक्ट्रॉन डबल हो जाना। इलेक्ट्रॉन डबल किससे होगा, जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट डबल कर देंगे। करेक्ट है ना। तो इस कंडीशन के लिए क्या बोल सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, है ना। कौन सा आई, सैचुरेशन करंट। करेक्ट। तो आई इक्वल टू के इंटू लेकिन ये कौन सा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये तो पता है ना, यस, जिसका फ्रीक्वेंसी किससे ज़्यादा रहेगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा रहेगा। करेक्ट है। अच्छा स्टूडेंट, अगर कलेक्टर का पोटेंशियल और इमीटर का पोटेंशियल इक्वल कर देंगे तब सर्किट में करंट नजर आएगा या नहीं आएगा, तब भी आएगा, आएगा, लेकिन उस मैक्सिमम करंट नहीं रहेगा। वजह, सर जिसका स्पीड 0 रहेगा वो यहीं पर रहेगा, लेकिन जिसका स्पीड रहेगा वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से यहाँ से यहाँ जाएगा, तो करंट मैक्सिमम नहीं रहेगा, कुछ करंट नज़र आएगा। और अगर इसका पोटेंशियल इससे कम कर दिए तो सर, पोटेंशियल अगर कम कर दिए तो रिटार्डेशन होगा, कुछ तो पहुँच पाएगा बट कुछ नहीं पहुँचेगा, बीच रास्ते में रुक जाएगा। और इसका पोटेंशियल इससे इतना कम कर दिए कि VE माइनस VS का वैल्यू, VE माइनस अगर ए ज़्यादा कर दिए अब तो रिटार्डेशन हो गया। करेक्ट। और इसका वैल्यू इतना ज़्यादा कर दिए कि इसके बराबर हो गया, एक भी इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएगा, नॉट ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। करेक्ट। तो उस टाइम पे सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, 0। सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, करेक्ट है ना। तो पहले क्या इस ग्राफ को ड्रॉ कर लिया जाए, ये ग्राफ आएगा, इंटेंसिटी वर्सेस सैचुरेशन करंट का ग्राफ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इंटेंसिटी 0 तो करंट 0, बट ये मैं सैचुरेशन करंट का बोला हूँ। अब यहाँ देखिएगा,
VC का मतलब पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू इमीटर, इसको ऐसे पढ़ते हैं, पढ़ी तो पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू इमीटर। VC का मतलब VC माइनस VE, करेक्ट। और ये मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके चल रहा हूँ और यहाँ पे VC का वैल्यू क्या है 0। तो सर्किट में अगर इन दोनों का पोटेंशियल सेम कर देंगे तो करंट नज़र आएगा या नहीं आएगा? सर आएगा, बट वो मैक्सिमम करंट नहीं होगा फॉर ए गिवन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लेकिन जैसे ही इसका वैल्यू पॉजिटिव बना दिए, मतलब इसका वैल्यू इससे थोड़ा भी ज़्यादा रहेगा, मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए, बस मुझे पॉजिटिव से मतलब है कि हायर पोटेंशियल और ए लोअर पोटेंशियल, तब तो ऑल करंट चला जाएगा। तो उस टाइम पे करंट जो नज़र आएगा वो क्या रहेगा? मैक्सिमम करंट रहेगा, करेक्ट। तो मैक्सिमम करंट तो भाई इस डायग्राम में इस तरफ नज़र आएगा या इस तरफ नज़र आएगा? इस तरफ। तो ये मैंने मैक्सिमम करंट कर दिया, ठीक है, बातों को समझना है। और वो मैक्सिमम करंट का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा? सारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है और जितना भी इलेक्ट्रॉन फोटो इमीटर से इमिट हुआ, ऑल इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? कलेक्टर पे। तो फॉर ए गिवन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इस कंडीशन के लिए जहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है, उसके लिए आपका ऑल इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लोइंग द करंट, तो वो तो वैरी नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आए, इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आते ही ये करंट थोड़ा डिक्रीज करेगा। बोले क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे जब इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल इक्वल कर दिए तो जिसका जीरो स्पीड था वो इमीटर पे ही रह गया, तो मैक्सिमम करंट हुआ क्या? ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल रहा? नहीं रहा। और अगर यहाँ पे कर दिया तो इस जोन में, तो रिटार्डेशन का केस बन गया, तो उस केस में और भी करंट कम होना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन बीच रास्ते में रुक जाएगा। इवन इफ वो इमीटर के पास, इमीटर पे उसका स्पीड था, बट ड्यू टू रिटार्डेशन वो बीच रास्ते में स्टॉप हो गया, करेक्ट। और अगर वैल्यू यहाँ पे ले आए, ये वैल्यू अगर -VS के बराबर कर दिए, कौन सा वैल्यू? VC। कौन सा वैल्यू? तो VCE इक्वल टू -VS। बातों को समझिए, जहाँ पे VS मेरा मैग्नीट्यूड है, क्या है? मैग्नीट्यूड है। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो ऑलवेज पॉजिटिव, बट उसमें निगेटिव लगा दिया हूँ, मतलब VC माइनस VE इक्वल टू व्हाट? -VS। मतलब VE माइनस VC इक्वल टू व्हाट? VS। मतलब आपने क्या कर दिया है? रिटार्डेशन तो किया ही, बट उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर लेकर आ गया। तो क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा? जब Kmax वाला ही नहीं पहुंच पाएगा तो कोई नहीं पहुंचेगा। इसका उस टाइम पे करंट बिकम्स व्हाट? 0। तो घट कर कहाँ आ जाता है? 0। तो एक करंट वर्सेस किसका ग्राफ मैंने ड्रॉ किया? एक करंट वर्सेस VC का। बोलिए, करंट वर्सेस VC का वैल्यू पॉजिटिव तो करंट मैक्सिमम, और VC का वैल्यू कम पॉजिटिव जहाँ से हुआ वहाँ से ही मैक्सिमम, यानी कि ज़्यादा पॉजिटिव कम पॉजिटिव, उससे मतलब नहीं था। लेकिन जहाँ पे इक्वल किया तो वहाँ पे थोड़ा डिक्रीज हुआ। और अगर इसका वैल्यू निगेटिव कर दिए, इसका मतलब निगेटिव करने का मतलब क्या है? निगेटिव करने का मतलब है कि इमीटर को आप हायर पोटेंशियल पे कर दिए और कलेक्टर को लोअर पोटेंशियल पे। और अगर निगेटिव, इसका वैल्यू निगेटिव, तो इसका वैल्यू निगेटिव होने का मतलब इमीटर को हो गया हायर पोटेंशियल और कलेक्टर हो गया, तो उस टाइम पे रिटार्डेशन का सिचुएशन क्रिएट होगा, करेक्ट ना? और आपने रिटार्डेशन करते हुए किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो इमीटर पर इजेक्ट हो रहा था। रिटार्डेशन करते करते आपने कहाँ तक वैल्यू ले आया? आपने वैल्यू ले आया स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो सर यहाँ तो -VS लिखे हैं, तो भाई VE माइनस VC VS होता है, बट मैंने तो कोऑर्डिनेट लिया है किसका? VC माइनस V, इसलिए मैंने यहाँ पे -VS लिखा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू है, ये वैल्यू किसका वैल्यू है? इसका वैल्यू है। इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल पे आ गए, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे करंट का वैल्यू बिकम्स व्हाट? 0। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वर्टिकल एक्सिस का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो किसका वर्सेस किसका ग्राफ था एवरीवन? एक करंट वर्सेस VC का ग्राफ था, करेक्ट? ड्रॉ कर लीजिए, कॉन्सेप्चुअल ग्राफ है। समझ में आ गया? क्या बोले? इसके बाद ग्राफ नीचे आएगा, करंट तो 0 ही हो चुका, निगेटिव थोड़े होगा।
नहीं, ये ग्राफ नीचे नहीं आएगा, यहाँ तक ही रहेगा, क्योंकि करंट का वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम तक होता है, करंट का यहाँ पे नेगेटिव नहीं रहेगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, ऑनलाइन का स्टूडेंट समझ में आया? अब इस पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है वो देखिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, करेक्ट। बोला गया है कि 2 डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट का यूज किया गया था, करेक्ट है ना। और उसमें ऐसे, अब मैं एक क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन ऐसे सेट किया गया है। पहला ऑप्शन हमने मतलब 2 डिफरेंट टाइप का है। मान लेते हैं इसका फ्रीक्वेंसी, इस लाइट का फ्रीक्वेंसी μ1 रहा होगा और इंटेंसिटी I1 रहा होगा, करेक्ट। और इसका फ्रीक्वेंसी μ2 रहा होगा और इंटेंसिटी I2 रहा होगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? और तब बोला गया है μ1 इक्वल टू μ2 एंड I1 इक्वल टू I2। पहला ऑप्शन μ1 इक्वल टू μ2, I1 greater than I2, μ1 less than μ2, I1 less than I2, μ1 equal to μ2 and I2 greater than I1। इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कोई बात नहीं है, कोई अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए दोनों ग्राफ का वैल्यू, ग्राफ शुरू हुआ है सेम पॉइंट से, मतलब दोनों ग्राफ का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, करेक्ट। ये बोल सकते हैं ना। तो भाई VS सेम है, करेक्ट है, तो Kmax भी सेम रहा होगा, क्योंकि Kmax के लिए एक फार्मूला पढ़ाए थे, VS सेम तो Kmax भी सेम, Kmax इक्वल टू EVS। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। तो इसका Kmax डिफरेंट है या सेम है? तो क्या बोल सकते हैं Kmax 1 इक्वल टू Kmax 2? हाँ ना बोलते रहिएगा। क्यों? क्योंकि सर VS1 इक्वल टू VS2 है, VS1 इक्वल टू व्हाट, तो इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ से ये अप्लाई कर दिए, और उसके बाद इसके बदले बोल सकते हैं h न्यू 1 माइनस 5 इक्वल टू h न्यू 2 माइनस 5। मेटल तो सेम ही है ना, ये मीटर दोनों के लिए सेम सर्किट में 2 डिफरेंट, यहाँ पे क्वेश्चन बोला रहेगा इन द सेम मीटर प्लेट्स ऑन द सेम मेटल प्लेट वी आर यूजिंग 2 डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट, वी आर यूजिंग 2 डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट, और एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया गया। ये बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है, टफ नहीं है, इंटरेस्टिंग है। A और A कैंसिल हो गया और H और H कैंसिल हो गया, तो क्या बोल सकते हैं μ1 इक्वल टू μ2, करेक्ट है ना। बोलिए बोलिए। इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गया कि इस ग्राफ में अगर ग्राफ सेम पॉइंट से स्टार्ट होगा तो VS सेम होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम मतलब फ्रीक्वेंसी सेम। अब किसका करंट का वैल्यू ज़्यादा? इसका सैचुरेशन करंट ज़्यादा, इसका सैचुरेशन करंट कम, तो इसका इंटेंसिटी ज़्यादा, इसका इंटेंसिटी कम। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी। नहीं बढ़िया क्वेश्चन है, यस। लेकिन बहुत आराम से इसको समझने का रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। वैसे ही बोर मॉडल में भी है स्टूडेंट, सफिशिएंट क्वेश्चन, चाहे छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा क्वेश्चन, मैं करवा दूंगा क्लास में, ठीक है।
अच्छा, आप लोगों को हीट ट्रांसफ़र समझ में आ रहा है? कुछ है ही नहीं, करंट ही है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसा है, बट उसमें थोड़ा वेरिएबल जो क्रॉस सेक्शन का है वो तो क्वेश्चन उतना टफ आपसे आएगा ही नहीं मेडिकल, लेकिन जेईई मेन में तो आ सकता है। चलिए अब एक और क्वेश्चन लिया जाए। Which option are correct option? भाई देखिए, अब यहाँ पे गेम हो गया 50-50 का। नहीं बोलिए, केबीसी होता ना, दो ऑप्शन हटा दिए, दोनों का सैचुरेशन करंट सेम है, इंटेंसिटी सेम हो गया, वो तो सिर्फ ऑप्शन ए और बी में है। अब बस ऑप्शन ए और बी में ही जो होगा सो होगा। अब किसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा है, फर्स्ट का या सेकेंड का? फर्स्ट का भाई, -VS2 लेस देन -VS1 ऐसे लिख सकते हैं। ये निगेटिव वैल्यू है ना, क्या है, VS यहाँ पे मेरा मैग्नीट्यूड है। अब किसी भी इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, पता है कि नहीं आपको? तो -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या लिख सकते हैं, VS2 ग्रेटर देन VS1, VS2 ग्रेटर देन व्हाट, VS1, करेक्ट। और इसको ई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी इनइक्वालिटी में पॉजिटिव पॉइंट से मल्टीप्लाई करने से उसको साइन चेंज, मतलब जैसे है वैसे ही रह जाएगा। और एक क्या है भाई, Kmax2 ग्रेटर देन व्हाट, Kmax, इसमें बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है, छोटा मोटा मैथमेटिक्स है। इसलिए लिख सकते हैं hν2 -5 ग्रेटर देन व्हाट, hν1 -5, यार ये आपस में कैंसिल, इम्प्लाई व्हाट, hν2 ग्रेटर देन hν1, ν2 ग्रेटर देन व्हाट, ν1। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, बी, ठीक है। ये भी आ सकता है, और आ जाएगा तो ये नहीं कि हाँ सर आपने पढ़ा दिया था मैं तो भूल गया, अब केयर करना है। तो देखिए पहला एग्जांपल में मैंने क्या लिया, फ्रीक्वेंसी सेम रखा, इंटेंसिटी चेंज किया। यहाँ पे क्या किया, इंटेंसिटी सेम रखा, फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया। अब क्या आएगा, दोनों को मिक्स करके आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्यूशन तो सबको समझ में आ गया है ना एवरीवन? अब इसमें मैं ऑप्शन सेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा।
विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन? कौन सा? वेरी गुड। इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा, इसका इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगा। नहीं, वेरी गुड। मतलब सर आप किसी तरीके से मिक्स करिएगा इस कॉन्सेप्ट पे, इस ग्राफ पे क्वेश्चन बन जाएगा, यही आता है। और HCV का वह ऑब्जेक्टिव में सब दे रहा था, जितना तरीके से वहाँ पे पूछा गया है, ये क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा गया है, तो अब तो बन जाएगा। ओके, हाँ एक अप्रॉक्सीमेटली दिखा दिए हैं, ठीक है। एक कांस्टेंट हो जाता है यहाँ से, डिक्रीज वाला यहाँ इसको टच करते करते ही डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे जीरो पोटेंशियल हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ पे जीरो रहेगा, ठीक है। उसमें कोई नहीं पूछेगा किस कहाँ से डिक्रीज होगा, बस ये जाकर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसको तो सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, हो जाएगा ना। ओके एवरीवन, अब लिखिए सम प्रॉब्लम ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्योरी पार्ट कवर। पहले आसान सा क्वेश्चन बनाते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, in an experiment of photoelectric effect, wavelength of incident light (1.98 into 10⁻⁻7 meter and Vs equal to 2.5 volt। फर्स्ट निकालिए, फाइंड आउट के मैक्स। सेकेंड निकालिए, also find out work function। थर्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फोर्थ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो के मैक्स निकल जाएगा आप लोग से। के मैक्स कितना हुआ सर? EVS मतलब 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे एक फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं, के मैक्स इक्वल टू h⁻⁵, हाँ या ना। और इसी फार्मूला को क्या ऐसे लगा सकते हैं, hc/λ, बोलिए। और लैम्डा जब दिया रहेगा तो इसको इस फॉर्मेट में लेगा, आपके लिए बेटर रहेगा। और उसमें एक मिनट, और उसमें भी बढ़िया बात ये रहेगा
कि केमेक्स अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो आप लैम्डा को नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लें, आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, क्योंकि आप इसका वैल्यू जानते हैं कितना 1242 eV/nm और डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू क्या 198 नैनोमीटर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। मैंने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड कर दिया था, 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 198 और डिवाइड करने के बाद ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू द -9 और 10 टू द पावर -9 मीटर इक्वल टू 1 नैनोमीटर। तो ये हो गया 198 नैनो। उससे मुझे आसानी क्या होगा कि एनएम कैंसिल हो गया, ये वैल्यू किस में बचा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये मिल गया आपको फोटोन, वन ऑफ द फोटोन का एनर्जी जिसको आप सप्लाई कर रहे हैं, करेक्ट। ये वैल्यू नोन है, ये वैल्यू नोन है, तो क्या ये नहीं निकल जाएगा। तो वर्क फंक्शन इक्वल टू व्हाट 1242 eV माइनस 2.5 eV। कैलकुलेशन करके बता सकते हैं कितना आंसर आया है। तो आप लोग कैसे सॉल्व करना चाह रहे थे, क्या बोले। अरे कोई बात नहीं है, अब तो बन जाएगा ना। मतलब पूरा कैलकुलेट करने के बाद 3.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक तो बन गया। अब एक मिनट, उसके बाद क्या पूछा गया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड या और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो भाई यहाँ देखिएगा h0 याद है आप लोग को। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में वैसा फोटोन जिसका मिनिमम एनर्जी हो लेकिन वो इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट कर पाए, राइट। तो फाई इक्वल टू एक फार्मूला भी बना था h0 और इसी को हम लोग hc/λ0 भी लिख सकते हैं। यहाँ से λ0 निकल जाएगा hc/फाई, हाँ या ना, फाई निकल गया तो क्या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकल जाएगा। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, इज इट मिनिमम वेवलेंथ या इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, उससे ज़्यादा फिर रिजेक्ट नहीं कर पाएगा, करेक्ट। तो यहाँ से डिवाइड कर पाएंगे 1242 eV/nm और डिवाइडेड बाई 3.77 eV, eV आपस में कैंसिल। मतलब यहाँ तक मैंने मैक्सिमम आपको लेकर आया कि कैलकुलेशन कम से कम करना पड़े, बट एक जगह जाकर करना ही पड़ेगा। बोले कहाँ पे, न्यू0 इक्वल टू क्या लिखिएगा 5IH, 5I, यहाँ तो बच के नहीं निकल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आप लिखिएगा सर 3.77 eV और H का वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू पावर, तो भाई नीचे है जूल सेकेंड और ऊपर है eV, काम चलेगा। ऐसा नहीं कि सर इसको कैंसिल कर दिए, इसको केयर ही नहीं किए, बस कहानी खत्म, वो मत कीजिएगा। ईवी है, इन्हों का ख्याल रखना है, तो इसको ईवी को जूल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, वो उपाय नहीं है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल और जूल आपस में कैंसिल, ऊपर जाकर क्या बन जाएगा सेकेंड इन्वर्स, और 1 सेकेंड इन्वर्स को बोलते हैं 1 हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज क्या होता है भाई 1 सेकेंड इन्वर्स। अब यहाँ तो ना चाहते हुए भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। कितना भागेगा कैलकुलेशन से तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बीम ऑफ लाइट A beam of light consists of 4 different type of wavelength। जेईमेन के बच्चे ध्यान सुनिएगा, आपके लिए अलग से 2 वीडियो शेयर करूंगा और रहेगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मोमेंटम ऑफ फोटोन, जो कि इनको नहीं चाहिए, तो मेडिकल वाले बच्चे इसमें झेल जाएंगे, ठीक है। बट आप उसको उस वीडियो 2 वीडियो को स्ट्रिक्टली फॉलो कर लीजिएगा, जो भी इंजीनियरिंग साइड के बच्चे हैं, हो पाएगा ना, ठीक है।
A beam of light consists of 4 different type of wavelength. 4000 एंगस्ट्रॉम. नया क्वेश्चन, 4000 एंगस्ट्रॉम, this one, this one, and this one. ठीक है, each of intensity 1.5 into 10 to the power minus 3. लिख लीजिए, मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा. फुल स्टॉप. द बीम फॉल नॉर्मली ऑन एन एरिया. द बीम फॉल नॉर्मली on area 10 to the power minus 4 meter square of a clean metallic surface, whose work function is 1.9 electron volt. Whose work function is 1.9 electron volt. ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा बढ़िया से लिखिएगा. Assume that each photon are responsible for ejection of one photoelectron. Suppose that each photon are responsible for ejection of one electron. Then calculate total number of photon per second. Then calculate total number of electron ejected. Then calculate total number of electron ejected per second. Then calculate total number of electron ejected per second. स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व कीजिए. आप लोग क्वेश्चन सिर्फ एक बार दोबारा पढ़ लीजिए. देखिए, जो मैंने सपोज करने के लिए बोला है, रियलिटी में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, लेकिन आप क्वेश्चन में बोला हुआ तो आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए आपको वही मानना पड़ेगा. चलिए यहाँ देखिए तो ध्यान से, इस बीम ऑफ लाइट में कितना डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट है. इज इट दिस लाइट इज मोनोक्रोमेटिक? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 लाइट, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, राइट. ये डिफरेंट टाइप का है. तो अब आपको है कि इसमें इन सब के वजह से पर सेकेंड इस मेटल से कितना इलेक्ट्रॉन आउट होगा, जबकि हर फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकता है और वर्क फंक्शन दिया हुआ है. तो नहीं लगता है कि सर पहले तो चेक कर लेंगे कि इन 4 में से कौन कैपेबल है या नहीं है? ये चेक करना पड़ेगा ना. मैंने 4 का कॉम्बिनेशन बना के भेजा, हो सकता है उसमें से 1 या 2 लाइट ऐसा हो जो कि 1 या 2 उस टाइप का वेवलेंथ हो जो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है. तो सबसे पहले अगर मुझे सॉल्व करना रहता तो मैं इसमें फिगर आउट करता कि मेरे काम का कौन कौन सा लैम्डा है, उसी लैम्डा पे काम करेंगे. करेक्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से क्या इसके हेल्प से हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल सकते हैं, हाँ या ना? तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का वैल्यू कितना होगा? लैम्डा नॉट इक्वल टू hc/5. सॉल्यूशन करने का तरीका, और 1242 EV. ऑनलाइन स्टूडेंट समझ पा रहे हैं सॉल्यूशन?
डिवाइडेड बाई 1.9 EV। EV और EV आपस में कैंसिल हो गया। 1242 डिवाइड बाई 1.9 करके बताइए तो कितना वैल्यू आता है, एग्जैक्टली कितना वैल्यू है? कितना है स्टूडेंट? 653.6 नैनोमीटर। ओके, दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस मेटल। करेक्ट है ना? इससे ज़्यादा जिसका वैल्यू रहेगा वो रिस्पॉन्सिबल, तो उस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा वैल्यू तो सिर्फ इसका है। इसका मतलब क्या है, इस लैम्डा से, इस लाइट से क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो पाएगा? नहीं होगा। तो ये मेरे काम का नहीं है, तो इस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे। तो सिर्फ मेरे काम का क्या है? ए है, ए है और ए है। तो इसके वजह से निकाल लेंगे, इसके वजह से निकाल लेंगे और इसके वजह से निकाल लेंगे, और तीनों का हम लोग बाद में ऐड कर लेंगे। हाँ या ना? ए कितना आउट कर पाएगा, ए कितना आउट कर पाएगा और ए कितना आउट कर पाएगा। यहां तक सबको समझ में आ गया है? इसका समझ गया ना? लैम्डा नॉट, लैम्डा शुड बी लेस देन इक्वल टू लैम्डा नॉट। दिस इज द क्राइटेरिया फॉर व्हाट? इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ये था कंडीशन, इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। एक ही क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन समझ सकते हैं। ऐसा भी तो नीट में ऑब्जेक्टिव आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन कि इसमें से विच ऑफ द, इसमें दिस बीम ऑफ लाइट, एनी बीम ऑफ लाइट कंटेन 4 डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ, तो विच वेवलेंथ आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा आपका। चेक करने का तरीका यह है। करेक्ट। अब नेक्स्ट, इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? इंटेंसिटी का फार्मूला होता है एनर्जी, मतलब जो लाइट आ रहा है उसका इंटेंसिटी का, राइट? कहीं से आप टॉर्च, किसी पे टॉर्च जला रहे हैं, राइट? तो वहाँ भी तो एनर्जी डाल रहे हैं। तो एनर्जी और डिवाइड बाय एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। पढ़िए मेरे साथ, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, बट दैट एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू द रे ऑफ लाइट। दैट एरिया शुड बी व्हाट? परपेंडिकुलर टू द, समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है ना, तो क्या ए सरफेस इसका परपेंडिकुलर है? तो उस केस में आपको ऐसे करना पड़ेगा, इसका परपेंडिकुलर इस एरिया का प्रोजेक्शन लेना पड़ता है। करेक्ट। एनीवे, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि हम लोग पहले अब इसके लिए काम करते हैं। इसका नाम लैम्डा 1 दे देता हूँ, इसका नाम लैम्डा 2 देते हैं, और इसका नाम लैम्डा 3 देते हैं। इसका नाम देने का मतलब ही नहीं है, ये तो मेरे काम का है ही नहीं। इससे एक भी नॉट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई, फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया है। अब यहाँ पे इस लाइट का इंटेंसिटी, इस लाइट का इंटेंसिटी, इस लाइट का इंटेंसिटी अलग है या सबका सेम इंटेंसिटी था? नहीं, क्वेश्चन दिया सबका सेम इंटेंसिटी है, लेकिन डिफरेंट इंटेंसिटी भी तो हो सकता है। क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका I1, इसका I2, इसका I3। यहाँ पे चांस की बात है कि सेम इंटेंसिटी कर दिया क्वेश्चन थोड़ा आसान बनाने के लिए, राइट? ईच हैविंग डिफरेंट इंटेंसिटी या सेम इंटेंसिटी? सेम इंटेंसिटी। तो भाई मुझे चाहिए 1 सेकेंड में, क्या चाहिए? 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फोटोन इसका निकाल लूँ, क्या निकाल लें? टोटल नंबर ऑफ फोटोन, और इसका हर फोटोन कैपेबल रहेगा इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू माय एजम्पशन। तो इसका टोटल फोटोन निकाल लें। सर कैसे निकालेंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन इंटू एनर्जी ऑफ फोटोन कर सकते हैं। करेक्ट। तो एन इक्वल टू व्हाट? टोटल एनर्जी बाय एनर्जी ऑफ फोटोन। बातों को समझिए, मेरे पास 3 डिफरेंट टाइप का फोटोन है, आई तीनों कैपेबल है इजेक्शन के लिए, राइट? तो अगर मैं टोटल एनर्जी लूं इस एरिया पे 1 सेकेंड का,
टोटल एनर्जी ले इस एरिया पे 1 सेकेंड का, तो यहां से नहीं पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकेंड। एनर्जी 1 सेकेंड का, तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन भी कितना सेकेंड का? 1 सेकेंड का। समझ रहे मेरे बात को? तो वही मैं काम करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं इस एरिया पे 1 सेकेंड में टोटल एनर्जी कितना आ रहा है वो निकालूंगा, और उस टोटल एनर्जी को एनर्जी ऑफ फोटोन से डिवाइड कर दूंगा, तो क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ फोटोन। अब इस फोटोन के एनर्जी से डिवाइड करेंगे तो इसका नंबर मिलेगा, इस फोटोन के एनर्जी से डिवाइड करेंगे इसका नंबर मिलेगा, और इस फोटोन के एनर्जी से डिवाइड करेंगे इसका नंबर मिल जाएगा। n1 निकालेंगे, n2 निकालेंगे और n3 निकालेंगे, और सबको लास्ट में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स। और जितना फोटोन फॉल कर रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन। ठीक है, समझ रहे हैं क्वेश्चन को? तो अब हम लोग यहाँ पे फार्मूला का यूज करेंगे। I इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी डिवाइड बाय यस इनटू एरिया। और यहाँ देखिएगा, इसी को तो एनर्जी बाय टाइम को हम लोग बोलते हैं वाट पावर, दैट्स वाई यूनिट क्या दिया हुआ था? वाट दिया हुआ था, है ना। और ऊपर में मीटर स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा? m के पावर -2 m के पावर। तो यहाँ पे एनर्जी इक्वल टू ए लिख सकते हैं I इंटू डेल्टा टी इंटू ए, करेक्ट है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। I का वैल्यू कितना अब बताएंगे आप लोग? 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3। और टाइम कितना ले लिया स्टूडेंट? 1 सेकेंड। और यही मेरा क्या रहेगा? टोटल एनर्जी पर सेकेंड। टोटल एनर्जी क्या रहेगा? पर सेकेंड। और एरिया कितना दिया हुआ था? 10 टू द पावर -4। और लास्ट में अगर सारा वैल्यू एसआई सिस्टम में आप पकड़ रहे हैं तो आंसर भी किस में आएगा? जूल में आएगा। तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? -7 जूल। बट ये जो एनर्जी निकाले हैं आपने वो क्या है? पर सेकेंड का है। कितने सेकंड का? पर सेकेंड का। इस बात का ख्याल रखिएगा। तो यहाँ देखिए n1 इक्वल टू लिख सकते हैं टोटल एनर्जी बाय एनर्जी ऑफ फोटोन फर्स्ट, दिस वन है ना। और n2 को लिख सकते हैं टोटल, लेकिन यहाँ पे टोटल एनर्जी तीनों 3 डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोन का अलग अलग रहेगा या सेम रहेगा? इंटेंसिटी सेम था। एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ सेकेंड टाइप, और n3 के लिए आप लिख सकते हैं टोटल एनर्जी बाय एनर्जी ऑफ फोटोन थर्ड टाइप। और टोटल एनर्जी आपके पास है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -7, करेक्ट। बट ए है भाई जूल में। और एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए क्या लिख सकते हैं? hc बाई लैम्डा 1 है ना। hc बाई लैम्डा 1 ए तो रहेगा 1.5। एक का कैलकुलेशन कर देता हूँ, 1242 डिवाइड बाई 400 है ना। ev nm और nm आपस में। अब यहाँ पे जूल है, यहाँ पे ev है, क्या कैंसिल कर पाएंगे? तो ev को किस में कन्वर्ट कर लीजिएगा? जूल में। कैलकुलेशन हो जाएगा आप लोग से एवरीवन। तो ev को जूल में कन्वर्ट करके आप डिवाइड कर लीजिएगा। तो यहाँ से क्या मिल गया? n1। वैसे ही क्या n2 कर लेंगे? n2 के टाइम पे क्या लिखिएगा? a लैम्डा लीजिएगा, और n3 के टाइम पे a लैम्डा लेंगे। दिस इज द क्वेश्चन। तो सबका टोटल एनर्जी अलग अलग रहेगा। टोटल एनर्जी क्या रहेगा? अलग अलग। इतना ही आपके लिए काफ़ी हो गया। आपसे तो पूछा जाएगा कि इस चारों में से कौन कैपेबल नहीं रहेगा। आप नहीं देखिए, थोड़ा जेई मेन टाइप का हो गया, थोड़ा सा। हाँ, कैलकुलेशन भी है ना इसमें। कैलकुलेशन कर लेंगे। मैं सिर्फ आंसर बोल दूं। टोटल नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड यहाँ पे आंसर है
टोटल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 करने के बाद यहाँ पे जो आंसर आया है वो है 1.12 इंटू 10⁻12। प्लीज़ मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a metallic surface is irradiated with monochromatic light. A metallic surface is irradiated with monochromatic light of variable wavelength. irradiated मतलब वहाँ पे कुछ भेज रहे हैं, ठीक है, फुल स्टॉप। above a wavelength of 5000 angstrom, above a wavelength of 5000 angstrom, no photoelectrons are emitted from the surface. 5000 angstrom, no photoelectrons are emitted, full stop. With an unknown wavelength, a stopping potential is 3 volt. With an unknown wavelength, a stopping potential is 3 volt. Find the value of unknown wavelength. Find the value of unknown wavelength. क्या बोले? Find the value of unknown wavelength. Okay. A metallic surface is irradiated with monochromatic light of variable wavelength. Above a wavelength of 5000 angstrom, no photoelectrons are emitted from the surface. Full stop. With an unknown wavelength, a stopping potential is 3 volt. Find the value of unknown wavelength. क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़िए।
ये इसको आप लोग सॉल्व करेंगे या मैं सॉल्व कर दूं? पहले क्वेश्चन समझिए। देखिए, आपको एक थ्योरी पढ़ाए थे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, उसमें क्या था कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ था, उससे ऊपर का वेवलेंथ यूज करेंगे तो वही तो दिया हुआ इनडायरेक्टली थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया हुआ था। इस बात को समझ तो तब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे लगा कि यही पता नहीं है, क्वेश्चन के लिए इस लाइन से पता चल गया कि डेल्टा नॉट दिया हुआ था। भाई डेल्टा नॉट दिया हुआ है 500 नैनोमीटर, करेक्ट है यहाँ तक? यहाँ तक जिसने समझ गया वो 51 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। और आपको केमैक्स नहीं दिया हुआ है, ईवीएस केमैक्स भी दिया हुआ है, कितना 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन वीएस किसका था? अब हम लोग 500 नैनोमीटर का नहीं भेज रहे हैं, एक अननोन वेवलेंथ भेजा जिससे मुझे वीएस इतना करना पड़ा, केमैक्स इतना मिला 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट? तो भाई केमैक्स इक्वल टू होता क्या है? एच माइनस 5 एच माइनस, और केमैक्स पता ही है, इसको एच सी बाई लैम्डा कर सकते हैं, एच सी बाई, अरे 5 तो आपको पता है, और यही तो अननोन वेवलेंथ था। ए पता है और ए पता है, ये अननोन है, सॉल्व नहीं हो जाएगा। तो एक लाइन का क्वेश्चन था भाई, इसमें समझने वाला कौन सा बात था? आंसर है इसमें 226.2 नैनोमीटर। ऐसे आप लोगों को कितना आंसर आया है? ऑलमोस्ट 226 के आसपास आना चाहिए। यहां से क्या कैलकुलेट कर लेंगे लैम्डा? आंसर है ऑलमोस्ट 226 नैनोमीटर। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर निकाल लीजिएगा।